मेरा नाम मीरा है। हम 2 भाई बहन थे। मेरे पिता का देहांत तो काफ़ी सालों पहले हो चुका था, लेकिन मेरी माँ की मौत मेरे भाई की शादी से पहले हुई थी। मैं बड़ी उम्मीद से अपनी भाभी को लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर आ जाने के बाद वो मुझ पर क्या जुल्म करेंगी। एक दिन भैया काम से जब घर वापस आए तो मैंने जल्दी जल्दी से भैया के लिए ताज़ी रोटियां तवे से उतारी। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी। मैं घर के सारे काम खुद ही किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैं खाना लेकर भैया के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना मेरे आते ही ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोली कि तुमने कैसा खाना बनाया है? क्या इस तरह से सब्जी बनाई जाती है? आखिर तुम अपनी भाभी से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रही हो? मैं डर के मारे जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो भाभी कहने लगी, तुमने सब्जी को ठीक से साफ नहीं किया था। सब्जी में किरकिराहट लग रही थी, उसमें रेतलापन आ रहा था। तुमने सब्जी को ढंग से नहीं धोया था। तुम क्या मुझे बीमार करना चाहती हो? अगर मुझे किसी तरह की बीमारी हो जाती तो? लेकिन तुम्हें भला इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो यही चाहती हो कि मैं बीमार होकर बिस्तर से लग जाऊं, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही होना था और तुम्हारा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो मुझे बीमार देखकर खुश हो जाओगी। मुझे ज़रा बताओ कि तुमने सब्जी को ढंग से क्यों नहीं साफ़ किया? कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है ना मुझे परेशान करने की। हर रोज़ तुम मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर बिगाड़ती हो और फिर कहती हो कि लो अब इसे भुगतो। तुम मुझे परेशान करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। मैं भाभी की बातें सुनकर खामोश हो गई थी, मगर भाभी अभी भी गुस्से में मुझे बुरा भला कह रही थी और वो कहने लगी, क्या तुम्हारा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है? तुम बिल्कुल भी कोई काम ध्यान से नहीं करती हो। न जाने तुम किन सोचों में खोई रहती हो। मुझे लगता है कि तुम प्यार मोहब्बत में पड़ गई हो। भाभी की ये बातें सुनकर मैं तो रोने लगी थी और मैंने कहा कि नहीं भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हो? आपको भगवान का वास्ता मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम तो मत लगाओ। आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ और ना ही मेरा कहीं आना जाना होता है। मैं ऐसी हरकतें तो कभी भी नहीं कर सकती, बल्कि इस बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि जो तुम जैसी चालाक लड़कियां होती है ना, वो घर में बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर लेती हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। तभी हम दोनों के बीच में होने वाली बात में भैया भी शामिल हो गए थे। मैंने आंखों में आंसू भरते हुए भाभी की तरफ मायूस नज़रों से भैया की तरफ देखा था कि शायद भैया को ही मुझ पर कुछ तरस आ जाए और वो मेरी साइड से कुछ बोल ले। लेकिन भैया सर झुकाए हुए बैठे थे, बड़े आराम से मुझ पर लगाए हुए भाभी के आरोप सुन रहे थे। भैया भाभी की शादी को तो अभी कुछ ही साल गुजरे थे, जबकि भैया तो मुझे बचपन से जानते थे कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाभी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी थी और कहने लगी कि इतनी मासूम तो नहीं हो जितनी अपने भैया के सामने बनने की कोशिश कर रही हो। इस तरह की शक्ल बनाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम पर इस घर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, या फिर तुम बहुत सीधी हो, या मैं बहुत ज़्यादा जालिम हूँ जो तुम पर हमेशा जुल्म और सितम करती हूँ। भाभी की इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बावजूद भैया हमेशा की तरह खामोशी रहे थे और उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। और फिर भैया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मीरा, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? घर के कामों में ध्यान दो। तुम अब बच्ची नहीं रही हो, जवान हो गई हो। तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो? अपना थोड़ा सा ध्यान घर के कामों में भी लगाया करो। निकल जाओ इन फिजूल के चक्कर में से जिसमें तुम आजकल पड़ चुकी हो। और फिर भैया ने सख्त शब्दों में कहा कि मैं आगे से तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करते हुए न देखूं। भैया भी भाभी की ही जबान बोल रहे थे। मैंने भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाकर भैया और भाभी से माफ़ी मांग ली थी और उनसे कहा कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दोबारा से मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत न हो। लेकिन भाभी फिर भी जल्दी से मुझे ताने भरे शब्दों में कहने लगी, अरे तुम तो रहने ही दो मैडम, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम अपना ये इमोशनल ड्रामा किसी और के सामने जाकर करना जो तुम्हारी हकीकत को ना जानता हो और तुम्हें भी ना जानता हो। हम तो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो भैया फौरन ही भाभी से कहने लगे, अच्छा बस भी करो शारदा, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। वैसे भी अभी बच्ची है, धीरे धीरे घर के सारे काम समझ जाएगी। भाभी कहने लगी, ये बच्ची है?
आपको ही किस एंगल से बच्ची नजर आती है? बच्चे भी इस उम्र में ढंग से काम करते हैं। आप खुद बताओ कि बच्चियों के लक्षण इस तरह के होते हैं क्या? और वैसे भी इसकी शादी की उम्र होती जा रही है। कल को ये ससुराल जाकर इस तरह के खाने बनाएगी तो इसके ससुराल वाले हमें ही बुरा भला कहेंगे कि इसको कुछ नहीं सिखाया। मेरा ही नाम बदनाम होगा कि इसकी भाभी ने इसको कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आखिरकार सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। लेकिन किसी को क्या पता कि भाभी बेचारी तो खुद इसके हाथों सुबह शाम जलील होती रहती है। फिर मैंने भी भाभी से कहा कि आप आखिर किस तरह के लक्षणों की बात कर रही हैं भाभी? मुझे भी तो कुछ बताइए, मैं भी देखूं कि मैं आखिर करती क्या हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ? लो देख लो अपनी बहन की करतूत। देखो ये किस तरह से मुझसे जुबान चला रही है। ये देखो अपनी बहन को कि किस तरह से मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसने तो तुम्हारा भी लिहाज नहीं किया। अब तुम खुद ही देख लो कि ये मैडम तुम्हारे सामने मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही है, तो जब तुम घर पर नहीं होते हो तब ये मेरे साथ क्या करती होगी? ये मेरे साथ तुम्हारे पीछे भी इसी तरह का गलत बिहेवियर रखती है और हमेशा गलत ही सुलूक करती है। भाभी की बातें सुनकर भैया ने मेरी तरफ तेवर चढ़ाते हुए देखा और गुस्से में कहा कि बड़ों से बात इस तरीके से की जाती है? क्या तुम में तमीज नाम की कोई चीज भी बाकी रह गई? यह सब कुछ उठाकर रख दी है सारी की सारी। तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? ये सब बर्तन उठाओ और जाओ यहाँ से। और दोबारा इस बात का ध्यान रखना कि आगे से मैं कभी तुम्हें तुम्हारी भाभी से बदतमीजी करते हुए न देखूं। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना मीरा? इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो। आगे से मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मैंने आज तो ये सब बर्दाश्त कर लिया है, दोबारा नहीं करूँगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो अब जाओ, अपने काम से लगो। तो फिर मैंने भैया की बात पर कहा, ठीक है भैया, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी, ध्यान रखूँगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर खूब जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपने माँ पापा की तस्वीर उठाई और उनकी फ़ोटो से बातें करने लगी कि देखो आपकी लाडली बेटी को किस हाल में रखा जा रहा है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है और आपकी अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में किस तरह का सुलूक किया जा रहा है। भैया तो पहले जैसे ही नहीं रहे, भाभी के आने से बिल्कुल बदल गए हैं। भाभी ने उनको बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। भाभी जिस तरह से उनसे मेरी शिकायत कर देती है, उन्हें मेरे अंदर वही गलती दिखाई देने लगती है। माँ पापा, आप लोग तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाभी तो हमेशा मुझे गलत कहती रहती है और भैया को भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आता। काश माँ पापा मैं भी आप लोगों के साथ ही मर गई होती तो आज मुझे ये सब कुछ झेलना न पड़ता। अगले दिन मैं सुबह फर्श की झाड़ू लगा रही थी, तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी और बड़े प्यार से कहा कि मीरा बेटा, तुम कहाँ हो? तुम सोकर उठ गई हो या नहीं, या अभी तक सो ही रही हो? भाभी की इतनी इज्जत और प्यार भरी आवाज़ को सुनकर तो मैं घबरा गई थी और मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर देखा कि बाहर सब ठीक तो है ना। फिर भाभी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। भाभी कह रही थी, मामा जी आप बैठिए, मैं अभी मीरा को बुलाकर लाती हूँ। भाभी ने मुझे कमरे से निकलता हुआ देखा तो बाजू से पकड़कर दोबारा कमरे में खींचकर ले आई और मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। भाभी ने मुझे अपने नए कपड़े निकाल कर दिए और पहनने के लिए कहा, तो मैंने फौरन ही उनके नए कपड़े पहनने के लिए इनकार कर दिया और भाभी से कहा कि मैं आपका ये सूट नहीं पहन सकती, ये तो बहुत महंगा है और आपका फेवरेट भी है। मैं भला उनके इतने महंगे कपड़ों को कैसे पहन सकती थी? तो भाभी ने धीमी आवाज़ में मेरी तरफ देखते हुए धमकाने वाले अंदाज में कहने लगी कि जैसे मैं कहूँ बस खामोशी से वैसी ही करती जाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने घबराकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और तैयार होने के लिए मैं अपने कमरे में जा रही थी कि तभी अचानक मेरी नज़र मामा जी पर पड़ गई। मैं भागकर जोर से मामा जी के गले से लग गई और उनके गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल किया था, क्योंकि भाभी ये चाहती थी कि मामा जी को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भैया और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर एक दिखावे की मुस्कुराहट सजाकर मामा जी को नमस्ते किया और उनके पैर छुए। उनसे कहा, मामा जी कैसे हैं आप और कब आए हो विदेश से? इतने सालों के बाद घर का चक्कर लगाया है आपने, आपको कभी मेरी याद तक नहीं आई?
मामा जी कहने लगे, अरे मीरा बेटी, अब बस भी करो, सांस तो ले लो, और कितने सवाल एक ही सांस में करोगी। मामा जी की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा सी होकर चुप हो गई थी। मामा जी ने कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मीरा, मैं तो तुम्हें हमेशा बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी मामी और तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। बस इन मजबूरियों के बावजूद भी दिल तो बहुत करता है यहाँ पर आने का। लेकिन बेटा, अब हर साल भी तो यहाँ पर नहीं आया जा सकता। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना मीरा, तुम्हारी माँ के इस तरह अचानक से मर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था और हमेशा परेशान रहता था। सोचता था कि न जाने तुम किस हाल में होगी, लेकिन अब तुम्हें इस तरह से मुस्कुराता हुआ और खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया। अब मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बेफिक्र हो गया हूँ। मैं तो बस अब तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह से खुश और मुस्कुराती रहो। मैं अपने मामा जी के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, और फिर मेरी माँ की मौत के बाद तो मैं और भी ज़्यादा उनके करीब हो गई थी। मामा जी मेरी माँ की मौत के बाद अपनी फैमिली को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गए थे, और अब उनको 2 साल बाद यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मामा जी के हालचाल पूछने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी इस बात पर भाभी फौरन से उठी और कहने लगी, मीरा, तुम कहाँ खाना बनाना जानती हो? तुमसे तो एक कप चाय भी पकानी नहीं आती। तुम मामा जी के पास बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। और वैसे भी तुम कोई घर का काम तो करती नहीं, भला तुम खाना कैसे बनाओगी? भाभी ने किचन में जाकर मामा जी के लिए खाना तैयार करना शुरू कर दिया, और मैं मामा जी के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। भाभी ने 1 घंटे के बाद जब खाना तैयार कर लिया तो मामा जी और मैंने साथ में ही खाना खाया था। भाभी ने मुझे अपने हाथ से खाना निकाल कर दिया था और कहने लगी कि ये लो मीरा, मेरे हाथ से खाना खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से निकाल कर देती हूँ। मामा जी भाभी की ऐसी हरकतें देखकर उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भाभी ने जो मेहनत की थी, उनकी वो मेहनत रंग ले आई थी। मामा जी ने मुझसे कहा कि मीरा, देखो तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। तुम्हारी माँ भी मेहमानों का इतना ही अच्छा ख्याल रखती थी। तुम भी अपनी भाभी का इसी तरह से ख्याल रखा करो जैसे वो तुम्हारा ख्याल रखती है। मामा जी की बातें सुनकर भाभी फौरन ही कहने लगी, अरे मामा जी, ये बेचारी तो बिन माँ बाप की बच्ची है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं और अभिनव तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। अभिनव की तो अपनी बहन में जान बसती है, और बसे भी क्यों नहीं, आखिर ये उनकी इकलौती बहन जो ठहरी। अभिनव से ज़्यादा तो मीरा मुझे बहुत प्यारी है। मैं तो इसका बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मामा जी, मुझे भगवान से बहुत डर लगता है। मैं तो बस यही बात सोचती हूँ कि अगर इसके साथ कोई भी ऊंच नीच वाली बात हो गई तो हम लोग ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बड़े अंधविश्वास के साथ भाभी को देखते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी थी कि काश आप सच में भगवान जी से डरती होती। आखिरकार मुझ पर इतने जुल्म करने के बाद आपको मामा जी के सामने इतने झूठ तो नहीं बोलने पड़ते। भाभी ने खूब मौके का फायदा उठाया था, तो मामा जी ने उनको मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा कि भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा बहू। तुम बिन माता पिता की बच्ची का बहुत ख्याल रखती हो और उसे इतना प्यार करती हो। भगवान तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगा और कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। मामा जी कहने लगे, अरे बातों बातों में मैं तो तुम्हें ये देना ही भूल गया। देखो मीरा, मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने गिफ्ट्स पकड़ते हुए मामा जी को थैंक यू बोला और उनसे कहा कि ये सब लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, आप आ गए थे, यही मेरे लिए बहुत है। हमारे घर से खाना खाने के बाद मामा जी हमारे घर से वापस चले गए थे। मामा जी के जाते ही भाभी भी अपने असली रूप में आ गई थी। उन्होंने मुझसे मामा जी के दिए हुए सारे गिफ्ट छीन लिए थे और उन्हें अपने कमरे में लेकर चली गई थी। फिर मुझसे कहने लगी, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, अब जाकर किचन का काम देख लो। मामा जी के सामने मैंने खाना बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ही खाना बनाया करूँगी। जाओ और जाकर साफ सफाई में लग जाओ। भैया और भाभी की इस तरह के बदलते हुए रूप को देखकर मेरा हर रिश्ते से विश्वास और यकीन उठ गया था।
एक दिन भैया जल्दी ही घर पर आ गए थे और उनके हाथ में थैला भी मौजूद था। भैया ने मुझे आवाज़ लगाई और थैला मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे कि ये लो पकड़ो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इसे शाम को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने भैया के हाथ से खुशी खुशी वो थैला पकड़ लिया था और थैला पकड़ते वक्त मैंने सोचा कि आज आखिर इतने सालों के बाद भैया को मेरा ख्याल कैसे आ गया था, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहने थे। वो मेरे लिए नए कपड़े आखिर क्यों लेकर आए थे? ये सब देखकर तो मैं बड़ी हैरान हो गई थी और सोचने लग गई थी कि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, ना होली है और ना ही दिवाली है, तो फिर भैया मेरे लिए ये सब कुछ क्यों लेकर आए हैं? भला इसे पहनकर आखिर मुझे तैयार क्यों होना है? ये बात भी मेरी समझ नहीं आ रही थी। मैंने फौरन ही भैया से पूछा कि भैया आखिर मुझे तैयार क्यों होना है, कोई ख़ास बात है क्या? तो भैया मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है, तुम तैयार रहना। आज रात को मैं तुम्हारी एक अच्छे और शरीफ लड़की के साथ शादी करवाने जा रहा हूँ। आज भैया मुझे बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। भैया की बात सुनकर पहले तो मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, फिर मुझे लगा कि वो मुझे तंग करने के लिए शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो बस मुस्कुरा दी थी और भैया से कहने लगी कि भैया मुझे पता है आप ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो भैया ने बड़े ही सीरियस होते हुए मेरी तरफ देखकर कहा कि मैंने आज तक तुमसे पहले कभी मजाक नहीं किया, तो फिर भला आज मैं कैसे कर सकता हूँ? भैया की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त क्या करूं। भैया से इस शादी के लिए मना कर दूं या फिर उनके कहने के मुताबिक शादी कर लूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सोच समझकर भैया से कहा था कि भैया अभी मुझे शादी नहीं करनी है, आपको भगवान की सौगंध मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। भैया कहने लगे, अरे इसमें जुल्म वाली बात भला कहाँ से आ गई? भैया ने सवाल करते हुए अंदाज में मुझसे पूछा था। मैं खामोश हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शादी तो हर लड़की की ही होती है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर लड़की को विदा होकर अपनी ससुराल जाना होता है। तुम अपनी भाभी को ही देख लो, अब तुम्हारी भाभी भी तो किसी का घर छोड़कर हमारे घर पर आई थी। तुम्हारे साथ कुछ अनोखा तो नहीं होने जा रहा जो तुम शादी की बात पर इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। भैया की बात सुनकर मैंने भैया का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया था और बड़ी उम्मीद के साथ रोते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए मैंने भैया को देखा था और अपने सर को ना के इशारे में हिलाते हुए कहा कि भैया प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगा था कि शायद भैया मेरी बात को मान जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी थी और मेरी सारी उम्मीदों को तोड़कर चले गए थे। मैं अपने कमरे में लाचार और बेबस बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। तभी अचानक से भाभी मेरे कमरे में गुस्से में लाल पीली होती हुई आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम अभी तक बैठी हुई हो, ये नौटंकी कर रही हो, बस बहुत हो गया रोना धोना। रात को 8 बजे तुम्हारी करीब के ही मंदिर में शादी है। मेरी नज़र जल्दी से घड़ी की तरफ गई तो शाम के 4 बज चुके थे और मेरे पास अभी सिर्फ 4 घंटे ही बाकी थे। अब इन 4 घंटों में ही मुझे सब कुछ ठीक करना था। भैया और भाभी को मनाना था ताकि वो मेरी शादी ना करे। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार फिर से भैया भाभी से बात करूंगी, उनके पांव तक पकड़ लूंगी। बस किसी भी तरह से इस बार भैया भाभी को मनाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। लेकिन बस वो मान ही जाएंगे और मैं उनको मना ही लूंगी। आखिर वो मेरे भैया हैं, उन्हें मेरा कुछ तो ख्याल होगा, वो मेरी बात का कुछ तो मान रख ही लेंगे। इसलिए मैं तुरंत भागती हुई भैया के कमरे में गई तो मेरे पीछे पीछे भाभी भी फौरन ही दौड़ते हुए भैया के कमरे में आ गई थी और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। फिर मैंने भैया से रोते हुए रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है। जिस इंसान को मैं जानती नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं, भला उसके साथ में शादी कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात सुनने के बाद भैया ने मुझे शक की नज़रों से देखा और कहने लगे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बताओ कि तुम फिर किसी लड़की को जानती हो और तुम किससे शादी करना चाहती हो? मुझे भी तो ज़रा उस लड़के के बारे में बताओ कि वो कौन है। तुम्हारी बातों से मुझे साफ साफ लग रहा है कि तुम्हारी ज़रूर किसी के साथ जान पहचान बन गई है।
इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। मैंने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा और ना ही मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। भला मैं तो किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं। मैं तो बस आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। भैया मेरी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा जब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो फिर इस शादी से इनकार क्यों कर रही हो। भैया ने मुझसे इंक्वायरी करने वाले अंदाज में सवाल किया था और फिर कहने लगे, अगर तुम्हारे पास इस शादी से इनकार की कोई खास वजह नहीं है तो फिर कर दो मुझे गलत साबित और मान जाओ इस शादी के लिए। अचानक ही पीछे से भाभी कहने लगी, अरे अभिनव, आपको अभी भी लगता है कि ये आपकी मर्जी के मुताबिक शादी करेगी? आपने इसके नखरे नहीं देखे। ये जो आपको इस शादी के लिए इनकार कर रही है, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। उसी के कहने से ही तो ये शादी से मना कर रही है। इसको किसी ने कोई आस और उम्मीद जरूर दी है, इसलिए ही तो ये इस तरह की बातें कर रही है। मैं नहीं कहती थी आपसे कि आपकी बहन जरूर एक न एक दिन गुल खिलाएगी, लेकिन आपने तो मेरी बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। मैं ठीक कहती थी ना कि एक दिन ये आपका मुंह काला करवा कर ही मानेगी। देख लिया आपने, इसने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। भाभी ने हमेशा की तरह जख्म पर नमक छिड़का था। भैया और भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैंने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर लिया था और भैया से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी, क्योंकि भैया और भाभी ने मेरा मान, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीदें और यहाँ तक कि मुझे भी तोड़ कर रख दिया था। भैया और भाभी ने मुझे हमेशा की तरह एक कटघरे में खड़ा कर दिया था और मुझसे मेरी सफाइयाँ मांग रहे थे। उनको मेरी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सफाई देना बंद कर दिया था, क्योंकि अब बात मेरे कैरेक्टर पर आ गई थी। मैंने भैया की बात मान ली थी। मेरी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से मंदिर में हो गई थी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी और दुल्हन बनकर सजी हुई अपने पति शांतनु के आने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने पति को देखा तक नहीं था और मैं दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि पता नहीं शांतनु देखने में कैसे होंगे, उनका बिहेवियर किस तरह का होगा। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से अपना घूंघट उठाया और डर के मारे पूछा कि लाइट क्यों बंद कर दी है। तो शांतनु ने मेरे करीब बैठकर मुझसे कहा कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हैरान हो गई थी शांतनु की बात सुनकर। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। आजमाइशें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शांतनु का चेहरा देखने में नाकाम ही रही थी। शांतनु सुबह होते ही घर से चले जाते थे और फिर रात को बहुत देर से घर वापस आते थे। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज तो शांतनु का चेहरा देखकर ही रहूंगी, तो मैंने पहले से ही अपने पास शांतनु का मोबाइल छुपाकर रख लिया था। जैसे ही शांतनु कमरे के अंदर आए तो मैंने फौरन ही मोबाइल की टॉर्च ऑन करके चेहरे की तरफ कर दी, लेकिन शांतनु ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसे देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई थी। तो शांतनु मेरे पास आया और आकर बैठ गया। फिर कहने लगा कि तुम आखिर कितनी बार मेरा चेहरा देखने की कोशिश करोगी? याद रखना, मेरा चेहरा देखने के लिए हर बार तुम्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक तुम मुझे मेरी औलाद, मेरा वारिस नहीं दोगी, तब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। मैंने शांतनु से कहा, भला आपकी ये कैसी शर्त है? उन्होंने कहा कि मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और तुम्हें पता है कि मैंने अपने चेहरे पर ये मास्क क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरा चेहरा देखने की कोशिश ज़रूर करोगी। इसीलिए मैंने पहले से ही अपने चेहरे को ढककर रखा है। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं खुश तो थी, लेकिन शांतनु के चेहरे की वजह से मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती थी।
हमारी शादी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और मैं इस बात से खुश भी थी, क्योंकि जिस इंसान को मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती थी। यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं थी, ज़रूरत की हर चीज़ मेरे लिए मौजूद थी, लेकिन ज़िंदगी इन चीज़ों के सहारे भी तो नहीं गुजारी जा सकती थी। अब तो मैं तंग आ चुकी थी इस तरह की ज़िंदगी गुजार कर। मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात करती, अपना दुख सुख बांट सकती थी। मुझे अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर मेरे कदम यही बात सोचकर रुक जाते थे कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो आखिर जाऊँगी कहाँ। मेरे पास तो रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। भैया और भाभी के पास तो मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाए थे मैं अभी तक उनको भूली भी नहीं थी। और वैसे भी अगर मैं उनके पास चली भी जाती तो वो लोग थोड़ी ना मुझे अपने घर में रख लेते। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। वक्त की बस यही बात अच्छी है कि ये रुकता नहीं है। जैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है। मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे और अब मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैंने अभी तक शांतनु को नहीं देखा था। उसे जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ था और मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपना बहुत ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि मुझ में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो मेरे और मेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक थी। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मेरा बहुत दिल घबरा रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे अचानक ही तेज़ का चक्कर आ गया और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। शांतनु ने मुझे संभालने की कोशिश की। वो कहने लगी, मीरा उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ मेरी तरफ देखो, इधर देखो मीरा। जब मैं होश में आई तो शांतनु बहुत डरा हुआ था और मेरे पास ही बैठा हुआ मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही शांतनु की तरफ नज़र उठाकर देखा तो मैं उसको देखती ही रह गई थी, क्योंकि घबराहट की वजह से शांतनु अपना चेहरा छुपाना ही भूल गया था। आज शादी के पूरे 1 साल बाद मैंने शांतनु का चेहरा देखा था। मुझे होश में देखकर शांतनु ने सुकून का सांस लिया था और फिर वो मुझसे कहने लगा, मीरा तुम ठीक तो हो ना? इस तरह अचानक तुम्हें क्या हो गया था? शांतनु मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया था और उसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि शांतनु तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थे। उनकी आंखें भी गोल्डन कलर की थीं और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इसी बेयकीनी के साथ बस शांतनु को देखते ही चली जा रही थी। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत इंसान आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं अपनी नज़रें शांतनु के चेहरे से हटाना ही भूल गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस शांतनु को एक नज़र देखते ही रहूं। मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर शांतनु और ज़्यादा घबरा गया था और फिर शांतनु ने मेरे चेहरे को हल्का सा थपथपाया था। शांतनु मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मीरा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें शांतनु के चेहरे से हटाईं और कहा कि मैं ठीक हूँ और अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। शांतनु को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि मैं उसका चेहरा देख चुकी हूँ। मैं शांतनु की तरफ सवाल करती हुई नज़रों से देख रही थी, तो शांतनु ने मुझसे कहा कि तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? मैंने फौरन ही कहा कि हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने शांतनु से कहा कि आप इतने खूबसूरत और हैंडसम हो, फिर भी आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे थे? तो शांतनु ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं एक फेमस स्मगलर हूँ और मेरे पोस्टर इस शहर में जगह जगह पर लगे हुए हैं। मुझे डर था कि अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो तुम मुझे फौरन ही पहचान लोगी और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। कोई भी शरीफ लड़की ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति मुजरिम हो। मैंने कहा कि मैंने तो आपको आज पहली बार देखा है। मैं ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी। मैं कभी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकली हूँ। मैंने बस हमेशा घर की ही 4 दीवारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। मेरा कहीं भी आना जाना नहीं था, इसलिए मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने कभी आपका पोस्टर देखा।
फिर मैंने बड़ी हैरत करते हुए पूछा, शांतनु, आखिर आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो आप अपने आप को मुजरिम कह रहे हो? तो शांतनु ने कहा कि पुलिस ने मुझे पकड़वाने के लिए हर जगह पोस्टर लगवाए हुए हैं और मैं इस तरह से छुपता फिर रहा हूँ। शांतनु ने मुझे बड़े दुख के साथ बताया कि मैं पुलिस की नज़र में एक मुजरिम हूँ। मैंने एक ड्रग्स की स्मगलिंग की है। शांतनु की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था और फिर मैंने कहा, क्या सच में आपने ऐसा किया है? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आपके चेहरे से मासूमियत साफ नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया भी है तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की? तो शांतनु ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है मीरा, बल्कि मैं तो कभी गलत काम करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इस झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया था और वो लोग खुद साफ बच गए थे। वो लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और मुझे उनकी सारी सच्चाई पता चल गई थी। मैं उनको पकड़वाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेरे दोस्त मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसवा रहे हैं। ये सब उन लोगों की प्लानिंग है कि मैं जब जेल में चला जाऊंगा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी वो लोग हथिया लेंगे। इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि मेरा वारिस पैदा हो जाए और मैं जेल जाने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वारिस के नाम कर दूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ना मेरे माता पिता हैं और ना ही मेरा कोई भाई या बहन है जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर सकता। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि ये सारी जायदाद मेरे अपने बच्चे को मिल जाए। उसके बाद अगर मुझे सजाए मौत भी हो गई तो मुझे दुख नहीं होगा और ये लोग अपनी प्लानिंग में नाकामयाब हो जाएंगे और इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। शांतनु की बातें सुनकर मैंने उनसे कहा, लेकिन आपने अपने साथ शादी करने के लिए सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? इस काम के लिए तो आपसे कोई भी लड़की शादी कर सकती थी कि आप बच्चा पैदा हो जाने के बाद मुझे छोड़ दोगे। मेरी ये बात सुनकर शांतनु की आंखों में आंसू आ गए थे। शांतनु ने कहा कि मीरा, तुम्हारे भैया को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं एक मुजरिम हूँ, मैं फंस चुका हूँ। मैंने तुम्हारे भाई को ये बात बताई थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं बच्चा पैदा हो जाने के बाद अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम कर दूंगा। तुम्हारे भैया ने अपनी बहन की शादी एक मुजरिम के साथ ये जानते हुए भी कर दी कि वो एक मुजरिम है और उसे कभी भी सजा हो सकती है। मैं तभी समझ गया था कि तुम अपने भाई के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, तभी तो वो मेरी इतनी सी बात पर अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गया था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की नीयत को समझ गया था कि तुम उसके लिए बोझ हो, तभी तो उसने मुझ जैसे मुजरिम के साथ तुम्हारी शादी कर दी। वरना कोई भी भाई भला अपनी बहन की शादी ये जानते हुए कि ये लड़का मुजरिम है तो अपनी बहन के साथ कैसे करवाएगा? तुम बहुत अच्छी लड़की हो मेरा, जिसने चेहरा न देखते हुए भी मेरे साथ 1 साल गुजार दिया। कोई और लड़की होती तो मुझे न जाने कब का छोड़कर चली गई होती। तुमने मेरी बहुत मदद की है और इसी दौरान मुझे तुमसे प्यार भी हो गया। मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली बंगाल में रहती थी। मेरे परिवार में तो कोई नहीं है। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों पहले नौकरी करने के लिए आया था और यहाँ पर अपना बिजनेस सेट करने के बाद मैंने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली है। मैंने शांतनु के हाथ पर अपना हाथ रखा और उनसे कहा कि आखिर भला आप इस तरह से कब तक भागते रहोगे? आपने कुछ नहीं किया तो आप इस मुश्किल का सामना करो और खुद जाकर पुलिस के हवाले हो जाओ। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, देख लेना, मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है। शांतनु कहने लगे, मुझे भी भगवान पर बहुत भरोसा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बेगुनाह को सजा दी जाती है और गुनहगार आज़ादी से घूमते रहते हैं। फिर मैंने शांतनु को बहुत समझाया। मेरा कहना मानते हुए शांतनु ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। शांतनु के जेल जाने के बाद मैंने उनकी तरफ से एक अच्छा सा वकील किया था। हमारे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तो इसीलिए मुकदमा चला और शांतनु पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। अदालत ने शांतनु को बेइज्जत बरी कर दिया था। उसके बाद भगवान ने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया था। शांतनु की जिंदगी का मकसद भी पूरा हो गया था। आगे कभी कुछ ऐसा हो, इससे पहले ही शांतनु ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम और आधी हमारे बेटे के नाम कर दी थी। अब हमारी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। मैं शांतनु के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है
कि मैं कभी अपने भाई या भाभी को माफ नहीं करूंगी। भगवान उनको उनके किए की सजा जरूर देगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।